वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी टेट और पीजीटी हिंदी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़। ठीक है, तो जितने भी प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। ये जैसे कि एलटी टेट के PYQ सीरीज़ हैं, ये आपके लिए सिर्फ एलटी टेट ही तक सीमित नहीं है। चाहे आपकी कोई पीजीटी की परीक्षा हो या फिर हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, वहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और पूछे जाएंगे। इसलिए ध्यान से इन प्रश्नों को देखिएगा, ये आपकी आगामी परीक्षा हेतु अवश्य रिपीट होंगे। तो जो प्रश्न आपको आते हैं तो उनको आप स्किप कर देना, जो नहीं आते हैं तो उनको अपनी कॉपी पे नोट करते रहना। ठीक है, बाकी देखिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा। अगर अभी तक आप उनके साथ जुड़े नहीं हैं तो उनके साथ भी जुड़िए। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि समय समय पर सेंड की जाती रहती हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने अवश्य करना है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, हमारी टीम के द्वारा जून एलटी टेट 2024 के लिए न्यू बैच बिठाना शुरू किया जा रहा है। जो हमारा बैच शुरू होगा ये 1 मार्च 2024 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर इससे पहले भी कोई बैच में एनरोल होना चाहता है तो वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है 8219312129। इस पर व्हाट्सएप करके वो एलटी टेट जून 2024 के बैच के बारे में जानकारी ले सकता है। इसी के साथ देखिए HP PGT हिंदी के लिए PYQ सीरीज़ और मॉक टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है। साथ में इम्पॉर्टेंट PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। कोई इन्हें परचेज करना चाहता है तो वो भी इसी व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, इनमें से महाप्राण ध्वनियों को छांटिए। तो जो महाप्राण ध्वनियाँ हैं तो वो हैं विकल्प सी ख और भ। अगला प्रश्न है, उपसर्ग किसे कहते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारा बताया था कि इनमें से कोई नहीं। जो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में विशेषता लाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 52, अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो जो अवगुण शब्द है इसमें जो उपसर्ग होगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प ए अब। अगला प्रश्न है 53, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। मोहन राकेश, सी सही विकल्प होगा। अगला है, कश्मीर सुषमा कविता के रचनाकार कौन हैं। श्रीधर पाठक। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक। फिर अगला प्रश्न है, संधि के पश्चात शुद्ध शब्द लिखें। उच्चारण का संधि के पश्चात शुद्ध शब्द कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा आपका उच्च धन चारण। 56 है, भाषा के प्रवाह का संयम क्या कहलाता है। तो 56 का जो सही विकल्प होगा छंद। भाषा के प्रवाह का संयम छंद कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 57, संबंधवाचक सर्वनाम छांटे। तो जो संबंधवाचक सर्वनाम होगा तो सही विकल्प हो जाएगा डी, जो लोग ये संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ पर डी सही होगा। फिर अगला प्रश्न है 58, अमीर खुसरो का असली नाम था। तो अमीर खुसरो का असली नाम क्या था। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अब्बुल हसन। अमीर खुसरो को देख लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। अमीर खुसरो का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पटियाली नामक गांव में। पटियाला नहीं है, पटियाली। और देखिए ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 11 राजाओं का आरोहण और अवरोहण देखा था। और सबसे पहले इन्होंने खड़ी बोली का प्रचार प्रसार हिंदी साहित्य में किया था। इनके द्वारा गज़लें लिखी जाती थी, शेर लिखे जाते थे। मनोरंजन के लिए ये पहेलियाँ भी लिखते थे और खाली बारी इनकी प्रमुख रचना है। इन तथ्यों को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बराचट से किस भारतीय आर्य भाषा का उदय नहीं हुआ है। नहीं की बात की जा रही है यहाँ। तो जो नहीं हुआ है तो वो है
सिंधी का तो हुआ है, बंगला का भी हुआ है, पंजाबी का भी हुआ है, परंतु डी यहाँ पर होगा, इनमें से कोई नहीं। डी सही विकल्प हो जाएगा इसका 59 का डी। अगला प्रश्न देखिएगा 60। पंचतंत्र का अनुवाद किस फारसी बादशाह के कवि ने किया? तो सही विकल्प जो होगा यहाँ नौशखे खां के दरबारी कवि ने, ये सही विकल्प। फिर अगला प्रश्न 61। मत तक तो भी आदि शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या कहलाते हैं? तो सही जो विकल्प हो जाएगा प्रत्यय कहलाते हैं ये। मत तक तो भी आदि प्रत्यय कहलाते हैं ये। फिर अगला जो प्रश्न है यहाँ, इसमें पूछा गया है अरे अभी नहीं और इंतजार करो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा सही जो हो जाएगा अब यही कहलाएगा ये। फिर अगला है 63। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन ही प्रयुक्त होता है? यमराज, आत्मा, परमात्मा, प्राण। तो देखिएगा आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा प्राण। जो प्राण है ये सदैव बहुवचन ही होता है। आपके प्राण प्रिय दोस्त, उनके प्राण चले गए, हमारे प्राण संकट में हैं, तो हमेशा ये बहुवचन के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। अगला जो प्रश्न है 64। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो हिंदी दिवस है ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपके 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है 65। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो जो 65 का सही विकल्प होगा अनुच्छेद 343 ए में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ, किस मुगल बादशाह ने बिहारी को अपना दरबारी कवि बनाया? तो जो 66 का सही विकल्प होगा जहां तक मुझे आइडिया है मुगल तो देखिए जहां तक मुझे लगता है जो बिहारी को किसी भी मुगल बादशाह ने अपने दरबार में दरबारी नहीं बनाया था, ठीक है। फिर भी अगर कहीं पर कुछ तथ्य दिए गए हैं, अगर आपको जानकारी है आप बेझिझक बता सकते हो। तो परंतु जो ये आंसर की है यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है कि जो शाहजहाँ है इन्होंने बिहारी को अपने दरबार में कवि बनाया था। इसकी वैसे जानकारी नहीं मिलती है, मुझे थोड़ा सा इस पर संदेह है, क्योंकि यहाँ पर सही विकल्प होना चाहिए था डी। क्यों? क्योंकि जो बिहारी को अपने दरबार में रखा था तो वो रखा गया था महाराज जयसिंह के द्वारा, ठीक है, महाराज जयसिंह के द्वारा, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है। जो जयसिंह हैं इनके दरबार में ही रहकर बिहारी लाल ने सतसई की रचना की थी, और जो ये सतसई है काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। इस पर कृष्णलाल की टीका, अमर चंद्रिका, लाल चंद्रिका, बिहारी विहार, संजीवनी भाष्य, फिरंगे सतसई, बिहारी रत्नाकर इत्यादि प्रसिद्ध टीकाएं भी लिखी गई थी। तो ऐसे तथ्य नहीं मिलते हैं कि शाहजहाँ के दरबार में हो। अगर आपको कोई जानकारी हो तो आप बता सकते हो। थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ और किसी का नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी सतसई के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसके पश्चात अगला जो देखिए महत्वपूर्ण कथन होगा, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उदात्त भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये भी बिहारी के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। तो ये तथ्य आपने याद रखने, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए 67। गिरिधर कविराय हिंदी साहित्य की दृष्टि से किस काल के कवि थे? तो 67 का जो सही विकल्प होगा तो वो हो जाएगा आपका रीतिकाल।
अगला प्रश्न देखिए, हाँ रीतिकाल, कई बार पूछा जाता है कि रीतिकाल के प्रवर्तक के तौर पर किसे जाना जाता है। तो इसके संबंध में अलग अलग तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि रीतिकाल का प्रवर्तक चिंतामणि शुक्ल, और जो बाकी सर्वमत है तो वो केशवदास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानती हैं। अगला प्रश्न देखिए 68, सुजान नर्तकी का संबंध किस कवि के साथ जोड़ा जाता है। तो जो सुजान नर्तकी थी, इसका संबंध जोड़ा जाता है आपके घनानंद के साथ, अर्थात सुजान इनकी प्रेमिका थी। जो घनानंद है ये एक ऐसे कवि माने जाते हैं जिन्होंने पहले तो सुजान से प्रेम किया, परंतु जब उन्हें सुजान से दुत्कार मिली, अर्थात जब उन्हें सुजान ने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती किसी कारणवश, तो ये उन्हें छोड़कर वृंदावन चले गए थे और वहाँ पर रहकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। और उसके पश्चात जितनी भी इन्होंने रचनाएं की वो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके रचनाएं की, और उन्हीं की पूजा और अर्चना में ये अपना आगे का समय व्यतीत करते हैं। अगला प्रश्न है 69, हिंदी साहित्य तो हम प्रश्न देख रहे थे 69, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को किसने बीज वपन काल कहा। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को या फिर आदि काल को बीज वपन काल कहा गया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। तो जो हिंदी साहित्य का आदि काल है, इसके लिए किसी ने इसे बीज वपन काल कहा, किसी ने इसे आदि काल कहा, किसी ने इसे चारण काल कहा, तो किसी ने इसे वीर गाथा काल कहा। तो सभी के नाम आपने याद रखने हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन कहा, राहुल सांकृत्यायन के द्वारा इसे चारण काल कहा गया था। जो राहुल सांकृत्यायन है, इन्होंने इसे कहा था सिद्ध सामंत काल। सिद्ध सामंत काल रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहा। जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, इनका जो नाम रहता है इसके संबंध में ऐसे स्वतंत्र तरीके से तो इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, ऐसे कहते हैं संधि एवं चारण काल, संधि काल या चारण काल कहते हैं इसे आदि काल को। और इसके साथ कुछ और नाम आपको और बता देता हूँ, जैसे जॉर्ज ग्रियर्सन, इन्होंने भी इसे चारण काल कहा आदि काल को, और मिश्र बंधु ये इसे कहते हैं प्रारंभिक काल, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ये वीर काल का कहते हैं इसे, सुमन राजे हैं ये इसे आधार काल कहते हैं। तो इन नामों को भी आप याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा आपको परीक्षा में। फिर अगला प्रश्न है 70, रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत क्या था। तो जो रामानुजाचार्य का दार्शनिक मत था तो वो माना जाता है आपका 70 का जो सही विकल्प हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। फिर अगला प्रश्न है 71, भक्ति कालीन किस काव्यधारा के प्रबंध काव्य नायिका प्रधान है। भक्ति कालीन किस काव्यधारा के प्रबंध काव्य नायिका प्रधान है। तो 71 का जो सही विकल्प हो जाएगा सूफी काव्य। जो सूफी काव्य है, इसमें यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य है कि भक्ति कालीन वो कौन सी काव्यधारा है जिसमें प्रबंध काव्य की नायिका प्रधान है, अर्थात नायिका किस में प्रधान मानी जाती है काव्यों में। तो जो सूफी काव्य जितने भी लिखे गए तो उनकी सारी नायिकाएं प्रधान थी, जैसे कि पद्मावत में पद्मावत नायिका थी, और जितने भी और उस्मानकृत रचनाएं थी, मंजनकृत मधुमालती थी। तो इसमें जो मधुमालती इत्यादि जो मुख्य पात्राएं के तौर पर जानी जाती हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है 72, बच्चों की किस मासिक पत्रिका का संपादन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया। तो 72 का जो सही विकल्प हो जाएगा पराग। अगला प्रश्न देखिए 73, श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उनका पहला उपन्यास कौन सा है। तो 73 का सही विकल्प होगा परीक्षा गुरु। इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास होने का गौरव भी प्राप्त है और इसका प्रकाशन वर्ष 1882 माना जाता है। फिर अगला प्रश्न है 74, विराटा की पद्मिनी। क्या है विराटा की पद्मिनी, ये गलत लिखा गया है यहाँ, ये किसकी रचना है। तो जो विराटा की पद्मिनी है ये वृंदावन लाल वर्मा की रचना होगी। 74 का ए सही विकल्प होगा। प्रश्न है 75, अमृतलाल नागर की कौन सी रचना है।
तो जो अमृतलाल नागर की रचना होगी यहाँ पर तो वो हो जाएगी मानस का हंस। मानस के हंस नहीं, मानस का हंस। ये लिखी गई है आपके तुलसीदास जी पर आधारित है, या फिर तुलसीदास जी पर जीवनीकृत उपन्यास लिखा गया है। इसी तरह से इनका एक और उपन्यास माना जाता है, उपन्यास विधा की रचना है, ये भी ध्यान रखना है। वो है आपका कौन सा, खंजन नयन। ये भी अमृतलाल नागर का ही नाटक उपन्यास है और ये सूरदास जी पर आधारित माना जाता है। अगला प्रश्न है 76, आपका बंटी किसकी रचना है? तो जो आपका बंटी है ये होगी रचना मनु भंडारी की। ये उपन्यास विधा की रचना है और इसका मुख्य पात्र बंटी है। शकुन इस उपन्यास की पात्रा है, बंटी की माता है और अजय बंटी का पिता है। शकुन और अजय में तलाक हो जाता है, जिस कारण बंटी को तरह तरह की ठोकरें खानी पड़ती है। फिर देखिए जो मनु भंडारी है ये राजेंद्र यादव की धर्मपत्नी थी, इन दोनों के बीच में तलाक हो गया था, ये भी ध्यान रखना है। 1 इंच मुस्कान मनु भंडारी और राजेंद्र यादव की इन दोनों की मिलीजुली, अर्थात इन दोनों ने मिलकर ये उपन्यास लिखा था, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 77, जालपा किस प्रसिद्ध उपन्यास की पात्र है? तो जालपा जो प्रसिद्ध उपन्यास की पात्र होगी तो उसका सही विकल्प हो जाएगा गबन। जो गबन है इस उपन्यास की प्रसिद्ध पात्र है जालपा। गबन है, इसमें देखिएगा जो मध्य वर्गीय है इनके मन में जो आभूषण प्रियता होती है उसके बारे में बताया गया है। और जो सेवा सदन है, गोदान है, रंगभूमि है और गबन है, ये सारे के सारे मुंशी प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास माने जाते हैं। जो गोदान इनका प्रसिद्ध उपन्यास है और समय इसका 1936 होगा, ये भी ध्यान रखना है। इसे हिंदी साहित्य के अंतर्गत उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है टेंडर दाता किस प्रकार का शब्द है? तो जो टेंडर दाता है ये हो जाएगा यहाँ पर आपका संकर शब्द। संकर शब्द से क्या तात्पर्य होता है? जिसमें 2 भाषाओं के शब्द मिलकर एक शब्द का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है संकर शब्द, जैसे मोटर गाड़ी इत्यादि। अगला जो प्रश्न है 79, उर्दू शब्द का अर्थ होता है। तो उर्दू शब्द का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है छावनी, विकल्प बी, छावनी या शिविर। फिर अगले प्रश्न को देखिए 80, इसमें क्या पूछा गया है आपसे? तो पूछा गया है काव्य में सौंदर्य पैदा करने वाली विशेष रचना पद्धति रीति है, यह किस आचार्य ने कहा? फिर से देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिए। काव्य में सौंदर्य पैदा करने वाली विशेष रचना पद्धति रीति है, ये किसने कहा? 4 आपके समक्ष विकल्प दिए गए हैं जिनमें सही होगा बामन ने ये कहा था कि काव्य में जो सौंदर्य पैदा करता है उस पद्धति को रीति कहते हैं। तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक भी बामन हो जाएंगे। जो भामा है ये होंगे आपके अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, भरत मुनि होंगे रीति संप्रदाय के प्रवर्तक। इसका ध्यान रखना है आपने, ये प्रश्न सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आप देखिएगा जो ये सीरीज चली हुई है ना, इसको जितनी ध्यान से देखोगे, जितने आप इसमें प्रश्न निकालते रहोगे, ये आपके लिए उतने फ़ायदेमंद साबित होगी। ये जो सीरीज़ है इससे बाहर मैं आपको कहता हूँ प्रश्न जा ही नहीं सकता, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछे जाएंगे। जो आप हमारे कोर्स में एनरोल हो आपको अवश्य इससे फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं हमारे ग्रुप के साथ, ठीक है, हमारे ग्रुप को आपने ज्वाइन किया हुआ है। जो चीज़ें आपको देता हूँ मैं समय पर, जो सुबह आपको 9 से 10 बजे लेक्चर मिलता है और जो आपको 9 से 10 बजे के बीच में टेस्ट मिलता है, और इसी के साथ जो आपको इस 9 से 10 बजे के बीच में ही P/Q का एक लेक्चर मिलता है, इन तीनों चीज़ों को अगर ध्यान से देखोगे, जिस समय आपको दिया गया है देखने के लिए उसी समय देखोगे, या फिर थोड़ा समय ऊपर नीचे करके देखोगे, डेली देखोगे, डेली टेस्ट दोगे, अपने नोट्स भी तैयार करते रहोगे, आपका टैट आपसे कोई छीन नहीं सकता। सिर्फ टैट ही नहीं, अगर आप कमीशन की तैयारी भी करते हो तो आपकी वो कोई परीक्षा आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ठीक है। अपने अंदर एक प्रतिबद्धता आपने स्थापित करनी है कि जो चीज़ें दी गई हैं उन्हें देखना ही है। जो आपको नोट्स दिए गए हैं PDF नोट्स, अगर आप उनको भी देखते हो समय समय पर, और जो आपको YouTube पर वीडियोस मिलते रहते हैं उनको भी देखते हो, तो उससे भी आपकी परीक्षा निकल जाती है आराम से, ठीक है। मैंने आपको YouTube पे इतने सारे लेक्चर दिए हैं, अगर कोई बच्चा कोर्स नहीं लेता है, सिर्फ उन्हीं को देखता रहता है, तो वो मैं कह सकता हूँ कि वो भी ईजिली आपका कोई भी परीक्षा निकाल देगा, चाहे वो PGT कमीशन क्यों ना हो, चाहे वो LT टैट क्यों ना हो, चाहे वो LT कमीशन क्यों ना हो, चाहे वो
नेट जैसी परीक्षाएं क्यों ना हो। ठीक है, नेट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, परंतु मैंने पूरी चीज़ें आपको बता दी है, दिशा निर्देशन दिए हैं, आपको मार्ग प्रशस्त कर दिया है। अगर पूरे आप समय की पाबंदी को ध्यान में रखकर, सिलेबस को ध्यान में रखकर स्टडी करते हो तो कोई भी आपसे आपकी परीक्षा को छीन नहीं सकता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी है। फिर देखिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं 81। इसमें क्या पूछा गया है, रीतिकाल को श्रृंगाल काल नाम किसने दिया। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसको भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करवा दूंगा। पहले तो देखिए श्रृंगाल काल, श्रृंगाल ऐसे नहीं लिखते, श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार प्रश्न पूछा जाता है, श्रृंगार इस तरह से लिखी जाता है। तो रीतिकाल को जो श्रृंगाल काल नाम दिया गया था, तो ये दिया गया था आपके 81 के जो सही विकल्प होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। इसका तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा। रीतिकाल को रीति काव्य किसने कहा, ये कहा जॉर्ज क्रियसन के द्वारा। रीतिकाल को अलंकृत काल किसके द्वारा कहा गया, मिश्र बंधुओं के द्वारा। मिश्र बंधुओं के नाम आप बताइएगा, मिश्र बंधु कौन कौन थे, मैंने आपको बताया हुआ है ये। फिर अगर नहीं आता है तो इसको गूगल से सर्च करिए या पुस्तक से देखिए और अपनी कॉपी पे भी नोट करना, ये प्रश्न आता है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। फिर रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया, तो रीतिकाल को रीतिकाल नाम दिया गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। रीतिकाल को श्रृंगाल काल नाम दिया गया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा। रीतिकाल को कला काल नाम दिया गया रमाशंकर शुक्ल रसाल के द्वारा। तो ये सारे तथ्य आपने नोट करने हैं, प्रश्न पूछे जा सकते हैं यहाँ से। अगले प्रश्न को देखिए 82। बाल विधवा और किस कवि की प्रसिद्ध रचना है। बाल विधवा और किस कवि की प्रसिद्ध रचना है, तो ये बताना है। आपके समक्ष यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जो सही विकल्प हो जाएगा श्रीधर पाठक। जो श्रीधर पाठक की रचना मानी जाती है बाल विधवा, और जो श्रीधर पाठक है ये स्वच्छंदतावादी कवियों के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। इनकी जो कश्मीर कुसुम रचना प्रसिद्ध है, कश्मीर कुसुम कि कश्मीर सुषमा, आपको बता देता हूँ, अभी रुकिएगा। तो जो इनकी रचना मानी जाती है एक और प्रसिद्ध है कश्मीर सुषमा। कश्मीर कुसुम भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हो जाएगी, कश्मीर सुषमा ये हो जाएगी श्रीधर पाठक की रचना। और खड़ी बोली का प्रचार इन्होंने हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किया था। फिर अगला प्रश्न है सहमति हिंदी पारिभाषिक शब्द का अंग्रेजी पारिभाषिक चुनिए। तो 83 का जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका विकल्प बी, कॉन्क्यूरेंस। अगला है 84। समुद्र की आग के लिए पारिभाषिक शब्द चुनिए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो 84 का जो सही विकल्प हो जाएगा, समुद्र की आग को क्या कहा जाता है, बड़वानल। और पेट की आग को कहा जाता है जठराग्नि, और जंगल की आग को कहा जाता है दावानल। ये याद रखना है, तीनों प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। अगला प्रश्न है रक्त कमल का पर्याय कौन सा शब्द है। तो जो रक्त कमल का पर्याय होगा तो ये होगा कोकनद। 84 का डी, 85 का डी। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो जो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों की संख्या मानी जाती है 3, सी। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए 87। पलक पांवड़े बिछाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो जो पलक पांवड़े बिछाना मुहावरे का अर्थ होगा तो ये हो जाएगा आपका सप्रेम स्वागत करना, से सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है 88। अरुण यह मधुमेह देश हमारा मल्लूक किस नाटक की पंक्ति है। यहाँ पर ये पंक्ति में थोड़ी सी मिस्टेक है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा मूलतः किस नाटक की पंक्ति होगी। तो 88 का जो सही विकल्प है ये होगा आपका किस नाटक की पंक्ति है, चंद्रगुप्त नाटक की पंक्ति है। ये किसके द्वारा कही गई थी पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक में, तो ये पंक्ति कही गई थी कार्नेलिया के द्वारा। ठीक है, और यहाँ से जो ये नाटक है ये किसके द्वारा लिखा गया था, जयशंकर प्रसाद के द्वारा।
फिर देखिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 89, इसमें पूछा गया है महादेवी वर्मा ने किस पत्रिका पर अवैतनिक संपादन किया था। तो जो महादेवी वर्मा है इन्होंने यहाँ पर जो सही विकल्प होगा 89 का, तो वो हो जाएगा चांद पत्रिका के लिए इन्होंने अवैतनिक संपादन किया था, अर्थात इसके लिए कोई भी इन्होंने वेतन नहीं लिया था, फ्री में कार्य किया था। अगला प्रश्न है 90, राम की शक्ति पूजा किस विधा की रचना है। तो जो राम की शक्ति पूजा है ये है आपकी कविता विधा की रचना, लंबी कविता ये मानी जाती है और निराला की ये कविता होगी। अगला प्रश्न है 91, रात्रि के द्वितीय पहर को क्या कहते हैं। 91 का सही विकल्प हो जाएगा निशीथ। रात्रि के द्वितीय पहर को निशीथ कहा जाता है। 91 का बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं 92, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी किस विधा में है। तो पीछे भी मैंने आपको बताया था जो कामायनी है ये आपका महाकाव्य है या फिर काव्य संग्रह के तौर पर मानी जाती है। विधा की बात करेंगे तो ये काव्य संग्रह है या फिर काव्य भी कही जा सकती है। महाकाव्यात्मक रचना भी इसे माना जाता है, ठीक है, महाकाव्यात्मक रचना। यहाँ पर डी सही विकल्प होगा। इसके साथ याद रखना है ये किसके द्वारा लिखी गई है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कब लिखी गई थी, 1935 में। इसमें कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग है और अंतिम सर्ग कौन सा है, आनंद और चिंता। आनंद इसका प्रथम सर्ग है और जैसे यह वो बताया इसमें कितने सर्ग है, 15 सर्ग है। प्रथम सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। 15 सर्ग है, प्रथम होगा चिंता सर्ग, अंतिम सर्ग है आनंद। इसमें अंगिरस है शांतरस और जो मुख्य पात्र है मनु, श्रद्धा, ईड़ा और कुमार। मुख्य छंद इसमें ताटंक छंद होगा, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए 93, मदन मोहन गुगलानी साहित्य में किस नाम से जाने जाते हैं। तो जो मदन मोहन गुगलानी है ये साहित्य में जाने जाते हैं मोहन राकेश के नाम से। बी सही विकल्प होगा। अगला है 94, राम बोला किस कवि का बचपन का नाम था। तो तुलसीदास का नाम था राम बोला बचपन में। अगला प्रश्न है 95, इसमें आपसे पूछा गया है पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में जो समास होगा तो वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। जहाँ पर गिनती आती है पंच, षट, सप्त इत्यादि, वहाँ पर द्विगु समास होता है। 95 का यहाँ पर सी विकल्प हो जाएगा। अगला है 96, नयन शब्द में कौन सी संधि है। तो जो नयन शब्द में संधि होगी तो वो हो जाएगी आपकी अयादी संधि। संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला है तल्लीन शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। तो जो तल्लीन शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा तो वो होगा तत् धन लीन। बी सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न को देखिए 98, तो भूतबली में कौन सा समास है। तो जो भूतबली है इसमें जो समास होगा तो वो होगा आपका चतुर्थी या फिर सीधे तत्पुरुष समास होगा। चतुर्थी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास तो है परंतु चतुर्थी तत्पुरुष समास है। अगला जो प्रश्न है 99, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, पराध्वनि का अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द क्या होगा। सुपरसोनिक को कहा जाता है पराध्वनिक। अगला प्रश्न है 100, मध्वरी। मध्वरी में कौन सा संधि है, मध्वरी में कौन सी संधि है। तो 100 का जो सही विकल्प होगा यण संधि। इसके पश्चात अगला प्रश्न है 101, अंगद का पाँव किस लेखक का निबंध है। निबंध लिखा गया है गलत, निबंध ऐसे लिखा जाता है निबंध। तो जो अंगद का पाँव है ये होगा आपका श्रीलाल शुक्ल का निबंध। श्रीलाल शुक्ल का एक प्रसिद्ध उपन्यास भी है, उसका नाम बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ, राग दरबारी। अगला प्रश्न है 101, 102, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो यहाँ पर जो शुद्ध शब्द होगा 102 का तो वो हो जाएगा आपका कृपया। विकल्प सी, कृपया इस प्रकार से लिखा जाता है। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 103। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है प्रत्यंचा का संबंध किस शब्द से मेल खाता है। प्रत्यंचा होगा, बिंदी आएगी यहाँ के ऊपर। तो 103 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका धनुष का संबंध होगा प्रत्यंचा के साथ। अगला है जो धागा होता है उसे प्रत्यंचा कहा जाता है। धनुष में धागा होता है ना, उसे कहा जाता है प्रत्यंचा। और बाण इसके तीर होते हैं। तरकश जिसमें तीरों को रखा जाता है, ये याद रखना है। धातु शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो 104 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका धात्रा।
4 का बी सही विकल्प हो जाएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से आज का जो हमारा लेक्चर था। लेक्चर को समाप्त करने से पहले आपको बता देता हूं, हमारी टीम के द्वारा LT टेट जून 2024 के लिए नया बैच बिठाया जा रहा है। कब से? 1 मार्च से बिठाया जा रहा है। ठीक है, 1 मार्च तक आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर 1 मार्च से पहले भी कोई इसमें प्रवेश लेना चाहता है, जो सोचता है कि अभी अभी उसे इसमें एडमिशन लेनी चाहिए, तो वो ले सकता है। अभी भी आपको इसमें एडमिशन दी जा रही है। 1 मार्च तक आपको इसमें एडमिशन दी जाएगी। फिर देखिए 3 मंथ तक ये हमारा कोर्स चलेगा। इसमें आपको संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी करवाया जाएगा। बाहर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, जो हिंदी साहित्य आपको करवाया जाएगा। ठीक है, 150 नंबर का ये हिंदी LT टेट की परीक्षा होती है। उसमें से आपको 120 का हिंदी और हिंदी साहित्य पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पर हम पूरा करवा देंगे। फीस भी आपको आपके जेब को ध्यान में रखकर ही रखी गई है। इसमें आपको हर रोज़ सुबह 9 से 10 बजे के बीच में 1 घंटे का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिया जाएगा। आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हो। रात को उसी वीडियो लेक्चर का टेस्ट भी दिया जाएगा। और जो हर रोज़ आपको 2 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे। एक तो होगा टॉपिक वाला, ये सुबह 9 से 10 बजे दिया जाता है। दूसरा आपको रात को 9 से 10 बजे के बीच में दिया जाएगा। ये होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जैसे कि आपको ये वाली सीरीज़ में चलाई हुई है, इसी तरह के आपको लेक्चर मिला करेंगे। आपको समय समय पर LT टेट के जो 10 वर्षों के प्रश्न पत्र है वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। कोर्स को लेना हो या कुछ आपको जानकारी चाहिए होगी तो यही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप संपर्क कर सकते हो। बाकी देखिए PGT हिंदी की अगर कोई तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी अब PDF नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं। जैसे कि पिछले PGT हिंदी के लिए पिछले 5 वर्षों के हल प्रश्न पत्र, और इसमें आपको 5 मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। हिंदी साहित्य के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। HP PGT हिंदी के लिए 10 मॉक टेस्ट उपलब्ध करवाए गए हैं। अन्य हस्तलिखित नोट्स भी उपलब्ध हैं, और हिंदी व्याकरण के हस्तलिखित नोट्स भी अवेलेबल हैं विद रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर। तो इनसे संबंधित कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ पर दिया गया है 8219312129। अभी भी समय है आपके पास कि HP PGT हिंदी की तैयारी अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी समय है। तो कोई भी क्वेरी रहती है, कुछ भी आपके प्रश्न रहते हैं तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हो। व्हाट्सएप करिएगा आप, जो व्हाट्सएप नंबर है। तो चलिए अब यहाँ पर अपनी वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।